नमस्कार श्रोता मित्रों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शहादत हसन मंटो जी की कहानी महमूदा। तो कहानी शुरू करें दोस्तों। मुस्तकीम ने महमूदा को पहली बार अपनी शादी पर देखा। आरसी मुसहफ की रस्म अदा हो रही थी कि अचानक उसे दो बड़ी बड़ी असाधारण रूप से बड़ी आंखें दिखाई दी। वे महमूदा की आंखें थीं जो अभी तक कुंवारी थीं। मुस्तकीम औरतों और लड़कियों के झुरमुट में घिरा था। महमूदा की आंखें देखने के बाद उसे जरा अनुभव न हुआ कि आरसी मुसहफ की रस्म कब शुरू हुई और कब खत्म हुई। उसकी दुल्हन कैसी थी यह बताने के लिए उसे मौका दिया गया, मगर महमूदा की आंखें उसकी दुल्हन और उसके बीच एक काले मखमली पर्दे की भांति बाधक हो गई। उसने चोरी चोरी कई बार महमूदा की ओर देखा। उसकी हम उम्र लड़कियां सब चहचहा रही थीं। मुस्तकीम से बड़े जोरों पर छेड़खानी हो रही थी, मगर वह अलग अलग खिड़की के पास घुटनों पर ठोड़ी जमाए खामोश बैठी थी। उसका रंग गोरा था, बाल तख्तियों पर लिखने वाली स्याही की भांति काले तथा चमकीले थे। उसने सीधी मांग निकाल रखी थी जो उसके अंडाकार चेहरे पर जचती थी। मुस्तकीम का अनुमान था कि उसका कद छोटा है। जब वह उठी तो उसका प्रमाण भी मिल गया। उसका लिबास बहुत साधारण था। दुपट्टा जब उसके सिर से ढलका और फर्श तक जा पहुंचा तो मुस्तकीम ने देखा कि उसका सीना बहुत ठोस और मजबूत है। भरा भरा जिस्म, तीखी नाक, चौड़ी पेशानी, छोटा सा मुंह और आंखें जो देखने को सबसे पहले दिखाई देती थी। मुस्तकीम अपनी दुल्हन को घर ले आया। 2-3 मास बीत गए। वह खुश था इसलिए कि उसकी पत्नी सुंदर तथा सुगढ़ थी, लेकिन वह महमूदा की आंखें न भूल सका था। उसे ऐसा महसूस होता था कि वह उसके दिलो दिमाग पर छा गई है। मुस्तकीम को महमूदा का नाम मालूम नहीं था। एक दिन उसने अपनी बीबी कुलसुम से यूं ही पूछा, वह लड़की कौन थी जो हमारी शादी पर जब आरसी मुसहफ की रस्म अदा हो रही थी एक कोने में खिड़की के पास बैठी थी? कुलसुम ने जवाब दिया, मैं क्या कह सकती हूँ, उस वक्त कई लड़कियां थीं, मालूम नहीं आप किसके बारे में पूछ रहे हैं। मुस्तकीम ने कहा, वह जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं। कुलसुम समझ गई। ओहो, आपका मतलब महमूदा से है। हाँ, वाकई उसकी आंखें बहुत बड़ी हैं, लेकिन बुरी नहीं लगती। गरीब घराने की लड़की, बहुत कम बोलने वाली और शरीफ। कल ही उसकी शादी हुई है। मुस्तकीम को सहसा एक धक्का लगा। उसकी शादी हो गई कल? हाँ, मैं कल वहीं तो गई थी। मैंने आपसे कहा नहीं था कि मैंने उसे एक अंगूठी दी है? हाँ हाँ, मुझे याद आया, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि तुम जिस सहेली की शादी पर जा रही हो वही लड़की है, बड़ी बड़ी आंखों वाली। कल शादी हुई है उसकी। कुलसुम ने गिलौरी बनाकर अपने पति को देते हुए कहा, अपने अजीजों में खाविंद उसका रेलवे में वर्कशॉप में काम करता है। 150 रुपये माहवार तनख्वाह है। सुना है बेहद शरीफ आदमी है। मुस्तकीम ने गिलौरी कल्ले के नीचे दबाई। चलो अच्छा हो गया, लड़की के लिए जैसा कि तुम कहती हो शरीफ है। कुलसुम से न रहा गया। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसका पति महमूदा में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। उसने कहा, ताज्जुब है कि आपने उसे सिर्फ एक नज़र देखने पर भी याद रखा। मुस्तकीम ने कहा, उसकी आंखें कुछ ऐसी हैं कि आदमी उन्हें भूल नहीं सकता। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ?
कुलसुम दूसरा पान बना रही थी। थोड़ी सी फुर्सत के बाद वह अपने पति से कहने लगी, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। मुझे तो उसकी आंखों में कोई आकर्षण दिखाई नहीं देता। मर्द ना जाने किन निगाहों से देखते हैं। मुस्तकीम ने यही उचित समझा कि इस विषय पर अब आगे बातचीत नहीं होनी चाहिए। इसलिए उत्तर में वह मुस्कुरा कर उठा और अपने कमरे में चला गया। इतवार की छुट्टी थी। सदा की भांति उसे अपनी पत्नी के साथ मैटिनी शो देखने जाना चाहिए था, मगर महमूदा का जिक्र छेड़कर उसने दिमाग को बोझिल बना लिया था। उसने आराम कुर्सी में लेटकर तिपाई पर से एक किताब उठाई जिसे वह 2 बार पढ़ चुका था। उसने पहला पन्ना निकाला और पढ़ने लगा, परंतु अक्षर गड्ढमड्ढ होकर महमूदा की आंखें बन जाते। मुस्तकीम ने सोचा, शायद कुलसुम ठीक कहती थी कि उसे महमूदा की आंखों में कोई आकर्षण नजर नहीं आता। हो सकता है किसी और मर्द को भी नजर न आए। एक सिर्फ मैं हूं जिसे दिखाई दिया है, पर क्यों? मैंने ऐसा कोई इरादा नहीं किया था। मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि वे मेरा आकर्षण बन जाएं। एक क्षण की तो बात थी, बस मैंने एक नज़र देखा और वे मेरे दिलो दिमाग पर छा गईं। इसमें ना उन आँखों का दोष है, ना मेरी आँखों का जिनसे मैंने उन्हें देखा। इसके बाद मुस्तकीम ने महमूदा के विवाह के बारे में सोचना आरंभ किया। हो गई उसकी शादी, चलो अच्छा हुआ। लेकिन दोस्त, यह क्या बात है कि तुम्हारे दिल में हल्की सी टीस उठती है? क्या तुम चाहते हो कि उसकी शादी ना हो, सदा कुंवारी रहे? क्योंकि तुम्हारे दिल में उससे शादी करने की इच्छा तो कभी उत्पन्न नहीं हुई। तुमने उसके बारे में कभी एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि ये जलन कैसी? इतनी देर तुम्हें उसे देखने का कभी विचार नहीं आया, पर अब तुम क्यों उसे देखना चाहते हो? और यदि कभी उसे देख भी लो तो क्या कर लोगे? उसे उठाकर अपनी जेब में रख लोगे? उसकी बड़ी बड़ी आंखें नोच कर अपने बटुए में डाल लोगे? बोलो ना, क्या करोगे? मुस्तकीम के पास इसका कोई जवाब नहीं था। असल में उसे मालूम ही नहीं था कि वह क्या चाहता है। यदि कुछ चाहता भी है तो क्यों चाहता है? महमूदा की शादी हो चुकी थी और वह भी केवल 1 दिन पहले, यानी उस समय जबकि मुस्तकीम पढ़ रहा था। महमूदा निश्चय ही दुल्हन के लिबास में या तो अपने मैके या अपने ससुराल में शर्माई लजाई बैठी थी। वह खुद शरीफ था, उसका पति भी शरीफ था। रेलवे वर्कशॉप में नौकर था और 150 रुपये मासिक वेतन पाता था। बड़ी खुशी की बात थी। मुस्तकीम की हार्दिक इच्छा थी कि वह खुश रहे, आजीवन सुखी रहे, लेकिन उसके दिल में जाने क्यों एक टीस सी उठती जो उसे व्याकुल कर देती थी। मुस्तकीम अंत में इस नतीजे पर पहुंचा कि यह सब बकवास है। उसे महमूदा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। 2 वर्ष बीत गए। इस दौरान उसे महमूदा के बारे में कुछ मालूम ना हुआ और ना उसने कुछ मालूम करने का प्रयत्न किया। यद्यपि वह और उसका पति बंबई में डोंगरी की एक गली में रहते थे। मुस्तकीम हालांकि डोंगरी से बहुत दूर माहिम में रहता था, लेकिन अगर वह चाहता तो बड़ी आसानी से महमूदा को देख सकता था। एक दिन कुलसुम ही ने उससे कहा, आपकी उस बड़ी बड़ी आंखों वाली महमूदा के नसीब बहुत बुरे निकले। चौंक कर मुस्तकीम ने चिंतित स्वर में पूछा, क्यों, क्या हुआ? कुलसुम ने गिलौरी बनाते हुए कहा, उसका खाविंद एकदम मौलवी हो गया है। तो उससे क्या हुआ? आप सुन तो लीजिए। वह हर वक्त मजहब की बातें करता रहता है, लेकिन वही ऊटपटांग किस्म की। वजीफे करता है, चिल्ले काटता है और महमूदा को मजबूर करता है कि वह भी ऐसा ही करे। फ़कीरों के पास घंटों बैठा रहता है। घर बार से बिल्कुल गाफिल हो गया है। दाढ़ी बढ़ाई है, हाथ में हर वक्त तस्बीह ही होती है।
काम पर कभी जाता है कभी नहीं जाता, कई कई दिन गायब रहता है। वह बेचारी कुढ़ती रहती है। घर में खाने को कुछ होता नहीं, इसलिए फाके करती है, और जब उससे शिकायत करती है तो आगे से यह जवाब मिलता है, फाका कशी अल्लाह तबारक ताला को बहुत प्यारी है। कुलसुम ने सब कुछ एक सांस में कहा। मुस्तकीम ने पानदानिया से थोड़ी सी छालियां मुंह में उठाकर डाल ली। कहीं दिमाग तो नहीं चल गया उसका? कुलसुम ने कहा, महमूदा का तो यही ख्याल है। ख्याल क्या, उसे तो यकीन है। गले में बड़े बड़े मनकों वाली माला डाले फिरता है, कभी कभी सफ़ेद रंग का चोला भी पहनता है। मुस्तकीम गिलौरी लेकर अपने कमरे में चला गया और आराम कुर्सी में लेटकर सोचने लगा, यह क्या हो गया? ऐसा पति तो बड़ा दुखदाई होता है। गरीब किस मुसीबत में फंस गई। मेरा ख्याल है कि पागलपन के कीटाणु उसके पति के अंदर शुरू ही से मौजूद होंगे, जो एकदम से उभर आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब महमूदा क्या करेगी? उसका तो यहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं। कुछ शादी करने लाहौर से आए थे और वापस चले गए थे। क्या महमूदा ने अपने माँ बाप को लिखा होगा? नहीं नहीं, उसके माँ बाप तो, जैसा कि कुलसुम ने एक बार कहा था, उसके बचपन में ही मर गए थे। शादी उसके चचा ने की थी। डोंगरी में शायद उसकी जान पहचान का कोई हो। लेकिन नहीं, अगर जान पहचान का कोई होता तो वह फाके क्यों करती? कुलसुम क्यों न उसे अपने यहाँ ले आए? पागल हुए हो मुस्तकीम, होश के नाखून लो। मुस्तकीम ने एक बार फिर इरादा किया कि वह महमूदा के बारे में नहीं सोचेगा, इसलिए कि उससे कोई लाभ नहीं होगा बेकार मगजमारी की। बहुत दिनों के बाद कुलसुम ने एक रोज उसे बताया कि महमूदा का पति, जिसका नाम जमील था, करीब करीब पागल हो गया है। मुस्तकीम ने पूछा, क्या मतलब? कुलसुम ने जवाब दिया, मतलब यह कि वह अब रात को एक सेकंड के लिए नहीं सोता। जहाँ खड़ा है बस वहीं घंटों खामोश खड़ा रहता है। महमूदा गरीब रोती रहती है। मैं कल उसके पास गई थी। बेचारी का कई दिन का फाका था। मैं 20 रुपए दे आई, क्योंकि मेरे पास इतने ही थे। मुस्तकीम ने कहा, बहुत अच्छा किया तुमने। जब तक उसका पति ठीक नहीं होता कुछ न कुछ दे आया करो, ताकि गरीब को फाकों की नौबत तो ना आए। कुलसुम ने सोच विचार के बाद विचित्र स्वर में कहा, असल में बात कुछ और है। क्या मतलब? महमूदा का ख्याल है कि जमील ने महज एक ढोंग रचा रखा है। वह पागल वागल हरगिज नहीं। बात यह है कि वह क्या? वह औरत के काबिल नहीं। यह कमजोरी दूर करने के लिए वह फकीरों और सन्यासियों से टोने टोटके लेता रहता है। मुस्तकीम ने कहा, यह बात तो पागल होने से भी ज़्यादा अफसोसजनक है। महमूदा के लिए तो यह समझो कि घरेलू जिंदगी एक खला बनकर रह गई है। मुस्तकीम अपने कमरे में चला गया और महमूदा की दुर्दशा के बारे में सोचने लगा। ऐसी स्त्री का जीवन क्या होगा जिसका पति सर्वथा निष्क्रिय है? कितनी उमंगें होंगी उसके हृदय में। उसके यौवन ने कितने कपकपा देने वाले स्वप्न देखे होंगे। उसने अपनी सहेलियों से क्या कुछ नहीं सुना होगा। कितनी निराशा हुई होगी बेचारी को जब उसे चारों ओर शून्य ही शून्य दिखाई दिया होगा। उसने अपनी गोद हरी करने के बारे में कई बार सोचा होगा। जब डोंगरी में किसी के यहाँ बच्चा होने की सूचना उसे मिली होगी तो बेचारी के दिल पर एक खूंसा सा लगा होगा। अब क्या करेगी? ऐसा ना हो कहीं आत्महत्या कर ले। 2 वर्ष तक उसने किसी को यह राज ना बताया, परंतु उसका सीना फट गया। खुदा उसके दिल पर, हाल पर रहम करे। बहुत दिन गुजर गए। मुस्तकीम और कुलसुम छुट्टियों में पंचगनी चले गए।
वहाँ 2.5 महीने रहे। वापस आए तो 1 मास के पश्चात कुलसुम के यहाँ लड़का पैदा हुआ। वह महमूदा के घर न जा सकी, लेकिन एक दिन उसकी एक सहेली जो महमूदा को जानती थी उसे बधाई देने आई। उसने बातों बातों में कुलसुम से कहा, कुछ सुना तुमने? वह महमूदा है ना, बड़ी बड़ी आंखों वाली। खाविंद की बेपरवाही ने गरीब को बुरी बातों पर मजबूर कर दिया है। कुलसुम की सहेली की आवाज में दर्द था। कुलसुम ने बड़े दुख भरे स्वर में पूछा, भला कैसी बुरी बातों पर? अब उसके यहाँ गैर मर्दों का आना जाना हो गया है। झूठ। कुलसुम का दिल धक करने लगा। कुलसुम की सहेली ने कहा, नहीं कुलसुम, मैं झूठ नहीं कहती। मैं परसों उससे मिलने गई थी। दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली थी कि अंदर से एक नौजवान मर्द, जो मेमन मालूम होता था, बाहर निकला और तेजी से नीचे उतर गया। मैंने उससे मिलना मुनासिब नहीं समझा और वापस चली आई। ओह, तुमने बहुत बुरी खबर सुनाई। खुदा उसे गुनाह के रास्ते से बचाए रखे। हो सकता है वह मेमन उसके खाविंद का कोई दोस्त हो। कुलसुम ने खुद को धोखा देते हुए कहा। उसकी सहेली मुस्कुराई। दोस्त चोरों की तरह दरवाजा खोलकर भागा नहीं करते। कुलसुम ने अपने पति से बात की तो उसे बहुत दुख हुआ। वह कभी नहीं रोया था, लेकिन कुलसुम ने अब उसे यह दर्दनाक बात बताई कि महमूदा पाप मार्ग पर जा रही है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी समय निश्चय कर लिया कि महमूदा उनके यहाँ रहेगी। अतः उसने अपनी पत्नी से कहा, यह बड़ी भयानक बात है। तुम ऐसा करो, अभी जाओ और महमूदा को यहाँ ले आओ। कुलसुम ने बड़े रूखेपन से कहा, मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकती। क्यों? मुस्तकीम के स्वर में विस्मय था। बस मेरी मर्जी। वह मेरे घर में क्यों रहे? इसलिए कि आपको उसकी आंखें पसंद हैं। कुलसुम के बोलने का ढंग बहुत विशैला और व्यंग्यपूर्ण था। मुस्तकीम को बहुत क्रोध आया, किंतु वह उसे पी गया। कुलसुम से बहस करना व्यर्थ था। अब केवल यही हो सकता था कि वह कुलसुम को निकाल कर महमूदा को ले आए, पर वह ऐसा कदम उठाने के बारे में सोच ही नहीं सकता था। मुस्तकीम की नीयत बिल्कुल नेक थी और उसे खुद इसका एहसास था। असल में उसने किसी गंदे दृष्टिकोण से महमूदा को देखा ही नहीं था। हाँ, उसकी आंखें उसे जरूर पसंद थी, इतनी कि वह बयान नहीं कर सकता था। वह पाप के मार्ग पर अग्रसर हो चुकी थी। अभी उसने सिर्फ कुछ कदम उठाए थे, उसे विनाश के गड्ढे से बचाया जा सकता था। मुस्तकीम ने कभी नमाज नहीं पढ़ी थी, कभी रोजा नहीं रखा था, कभी खैरात नहीं दी थी। खुदा ने उसे कितना अच्छा मौका दिया था कि वह महमूदा को गुनाह के रास्ते पर से घसीट कर ले आए और तलाक वगैरह दिलवा कर उसकी किसी और से शादी करा दे। मगर वह यह सवाब का काम नहीं कर सकता था, इसलिए कि वह अपनी बीवी का दबेल था। बहुत देर तक मुस्तकीम का अंतःकरण उसे झिड़कता रहा। 1-2 बार उसने यत्न किया कि उसकी पत्नी सहमत हो जाए, पर जैसा कि मुस्तकीम को मालूम था, ऐसा प्रयत्न निरर्थक था। मुस्तकीम का विचार था कि और कुछ नहीं तो कुलसुम महमूदा से मिलने जरूर जाएगी, मगर उसे निराशा हुई। कुलसुम ने उस रोज के बाद महमूदा का नाम तक ना लिया। अब क्या हो सकता था? मुस्तकीम खामोश रहा। लगभग 2 वर्ष बीत गए। एक दिन घर से निकलकर मुस्तकीम ऐसे ही दिल बहलाने के लिए फुटपाथ पर चहलकदमी कर रहा था कि उसने कसाईयों की बिल्डिंग की ग्राउंड की खोली के बाहर थड़े पर महमूदा की आंखों की झलक देखी। मुस्तकीम 2 कदम आगे निकल गया था। फौरन मुड़कर उसने देखा महमूदा ही थी। वही बड़ी बड़ी आंखें थीं। वह एक यहूदन के साथ थी जो उस खोली में रहती थी, बातें करने में व्यस्त थी।
इस यहूदन को सारा माहिम जानता था। अधेड़ उम्र की औरत थी। उसका काम अय्याश मर्दों के लिए जवान लड़कियां उपलब्ध कराना था। उसकी अपनी 2 जवान लड़कियां थी जिनसे वह पेशा कराती थी। मुस्तकीम ने जब महमूदा का चेहरा बड़े ही बेहुदा तरीके से मेकअप किए हुए देखा तो वह लरज उठा। अधिक देर तक वह दुखद दृश्य देखने की शक्ति उसमें न थी। वह वहां से फौरन चल दिया। घर पहुंचकर उसने कुलसुम से इस घटना का जिक्र ना किया क्योंकि अब जरूरत ही नहीं थी। महमूदा अब पूर्णतया शरीर बेचने वाली औरत बन चुकी थी। मुस्तकीम के सामने जब भी उसका बेहुदा कामोत्तेजक रूप से मेकअप किया हुआ चेहरा आता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उसका अंतःकरण उससे कहता, मुस्तकीम, जो कुछ तुमने देखा है उसका कारण तुम हो। क्या हो जाता यदि तुम अपनी बीवी की कुछ दिनों की नाराजगी बर्दाश्त कर लेते? ज़्यादा से ज़्यादा इस अरसे वह मैके चली जाती, मगर महमूदा की जिंदगी उस गंदगी से तो बच जाती जिसमें वह इस समय धसी हुई है। क्या तुम्हारी नीयत नेक नहीं थी? अगर तुम सच्चाई पर रहते तो कुलसुम एक न एक दिन अपने आप ठीक हो जाती। तुमने बड़ा जुल्म किया, बहुत बड़ा पाप किया। मुस्तकीम अब क्या कर सकता था? कुछ भी नहीं। पानी सिर से गुजर चुका था। चिड़िया सारा खेत चुग गई थी। अब कुछ नहीं हो सकता था। मरते हुए रोगी को अंतिम समय ऑक्सीजन सूंघाने वाली बात थी। थोड़े दिनों के बाद बंबई का वातावरण सांप्रदायिक दंगों के कारण बड़ा भयंकर हो गया था। बंटवारे के कारण देश में चारों ओर विनाश और लूट का बाजार गर्म था। लोग धड़ाधड़ हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे। कुलसुम ने मुस्तकीम को मजबूर किया कि वह बंबई छोड़ दे। अतः जो पहला जहाज मिला उसकी सीटें बुक करा के मियाँ बीवी कराची पहुंच गए और छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दिया। 2.5 बरस बाद इस कारोबार में उन्नति होने लगी। इसलिए मुस्तकीम ने नौकरी का विचार त्याग दिया। एक रोज शाम को दुकान से उठकर वह टहलने जाते हुए सदर जा निकला। जी चाहा एक पान खाए। 20-30 कदम के फासले पर उसे एक दुकान नजर आई जिस पर काफी भीड़ थी। आगे बढ़कर वह दुकान पहुंचा। क्या देखता है कि महमूदा बैठी पान लगा रही है। झुलसे हुए चेहरे पर उसी किस्म का भद्दा मेकअप है। लोग उससे गंदे गंदे मजाक कर रहे हैं और वह हंस रही है। मुस्तकीम के होशो हवास गायब हो गए। सोच रहा था कि वहां से भाग जाए कि महमूदा ने उसे पुकारा, इधर आओ दूल्हे मियाँ, तुम्हें एक फर्स्ट क्लास पान खिलाएं। हम तुम्हारी शादी में शरीक थे। मुस्तकीम बिल्कुल पथरा गया। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप सभी का समय शुभ हो। नमस्कार।